महामंथन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, बिहार में जब भी कुछ राजनीतिक हलचल होती है तो मेरा ध्यान बरबस उधर जाता है। पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो मेरे 3-4 वीडियो मैंने डाला था और काफ़ी लोग उसको देखे, सराहना भी की। इस बार की जो गतिविधियाँ हुई है राजनीतिक, एक नज़र मैं उस पर डालता हूँ, उसके कारणों का आपके सामने जो विश्लेषण करूँगा। आने वाले दिनों में आगे क्या होगा, सभी पार्टियों का क्या करने जा रही है, उस पर मेरा एक आकलन है। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जो है, और शेयर और लाइक भी कीजिए। मित्रों, ये जब से नीतीश बाबू का ये बीजेपी का गठबंधन हुआ और 2020 में जब ये चुनाव में गए, तब से जो फैक्टर था वो वेल नोन था, वो पासवान सुपुत्र चिराग पासवान का। रामविलास के गुजर जाने के बाद चिराग पासवान ने जो कुर्सी संभाली अपनी पार्टी का, एलजेपी का, उनका नीतीश से कभी बना नहीं। और जब टिकट के बंटवारे हुए उस समय भी भाजपा को लेकर के और नीतीश को लेकर के आपस में संबंध बढ़िया इसलिए नहीं थे कि वो बार बार अपने को हनुमान कह रहे थे मोदी का, लेकिन और भाजपा ने कभी भी उनको रोका नहीं जो है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नीतीश के मन में तो ये विचार शुरू से ही आने लगा कि लोजपा को इस स्थिति में लाने के लिए, मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए, यह एक भाजपा की चाल थी जो है। बहरहाल वो चुनाव संपन्न हुआ, उसके जब नतीजे आए तो निश्चित रूप से नीतीश के लिए वो अच्छे नहीं थे, कड़वे थे। और उसका जो मुख्य कारण वो यही था कि एलजेपी का विरोध करना। अच्छा, एलजेपी का विरोध करने का वो अपना उनका लॉजिक भी था कि बहुत से ऐसे भाजपाई थे जो भाजपा से टिकट न पा करके नहीं लिए, वो लोजपा से चुनाव लड़े जो है। उसके दो उदाहरण आपके सामने है, बाबा राजेंद्र सिंह का और राम चौरसिया जी का। ये दोनों लोग भाजपा के पदाधिकारी थे और लोजपा से चुनाव लड़े, और फिर इस समय लोजपा से फिर जाकर के भाजपा ज्वाइन कर रही है। तो ये तो बिल्कुल ही साफ था कि लोजपा ने नीतीश की जो सीटें थी वो घटाई और उनके वोट परसेंटेज को कम किया। ये तो 2020 के चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया। लेकिन सरकार जो है वो चली और आगे बढ़ी, लेकिन उसमें अंतर क्या आया कि नीतीश को फ्री हैंड जो होता था, जो पहले मिलता था सरकार चलाने के लिए, वो नहीं मिले जो है। और भाजपा की चूँकि भाजपा की इस बार संख्या ज़्यादा थी, इसलिए राजनीतिक दबाव भी इन पार्टी के नेताओं का उन पर रहता था। जो सबसे मुख्य कारण था इस दबाव का कि वो सुशील मोदी के न रहने से, सुशील मोदी को जब केंद्र में चले गए तो कोई ऐसा कोई भाजपा में कोई एक व्यक्ति नहीं था, सर्वमान्य व्यक्ति, जो नीतीश के साथ अच्छा पैचअप करे जो है, उनके अपने बातों से समझ सके, समझा सके पार्टी की नीतियों को। वो एक ब्रिज का काम करते थे। और सुशील मोदी का न रहना भी पार्टी के लिए दोनों गठबंधनों की चलाए रखने में जो है वो एक तरह से देखा जाए तो उचित नहीं रहा, ठीक नहीं रहा। कुछ जो है वो वैचारिक भी थे, विचारों का भी अंतर था जो है, जैसे कि एनआरसी, सीएए हुआ, या पॉपुलेशन जो पॉलिसी है, अभी जो यूसीसी है आपका, वो सब जो एक तरह से मुस्लिम पक्ष को देखा जाए जो है तो पसंद नहीं था। और हमेशा नीतीश बाबू जो है वो इस पक्ष को, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसको हमेशा, चाहे वो भाजपा के गठबंधन में रहे हो तो और न रहे हो तो, उनको कभी भी निराश नहीं किए। और एक तरह से चूँकि इनके पास अपना वोट बैंक तो कम है जो है, लिहाजा एक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हमेशा ही चले हैं। तो विचारों में एक भाजपा के और इसमें जो है ये भी अंतर था, एक कारण ये भी था। लेकिन अभी जो तत्काल में जो टूटने के कारण है, उसमें कुछ एक अहम मैं कारण बता रहा हूँ। एक तो जो नड्डा साहब ने 200 विधानसभाओं को केंद्र बना करके जो रैली निकाली और भाजपा के कार्यकर्ताओं का आगे बढ़ाया, ये एक संदेश चला गया कि अगला जो चुनाव होगा वो भाजपा कम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी।
और इनके कान नीतीश जी के खड़े हो गए। दूसरी चीज़ कि इनको ये भी भनक लगा पार्टी के अंदर से, पार्टी के बाद, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये अंतर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि शिवसेना वाली जो हाल महाराष्ट्र में हुई वही हाल यहाँ भी हो। तो इसको भी भांपते हुए इन्होंने एक कदम आगे चला और ये अपना प्लान करके और सोचे कि नहीं हमें और राजद की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा यहाँ से वहाँ ये होते रहे हैं। इनके लिए ये बहुत कोई अस्वाभाविक नहीं था ये। और मैं इसको लोग पलटू राम बोलते हैं, मैं इनको पलटू राम नहीं बोलता हूँ। देखिए तीनों जो पार्टियाँ हैं, चाहे वो राजद हो, भाजपा हो और जदयू हो, तीनों पार्टियों का अपना अपना एक धर्म है। हिंदुत्व को लेकर चलती है भाजपा और तुष्टीकरण को लेके चलते हैं वो राजद, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को। नीतीश बाबू का एक स्वधर्म है। स्वधर्म में उनको लगता है कि जब भी लगा उनको कि नहीं भ्रष्टाचार और मतलब कि करप्शन उनके लिए बहुत मुद्दे की बात है, सुशासन मुद्दे की बात है अगर जो है, तब वो भाजपा की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको दबाव पड़ता है और फिर तो उनको अपना जो है जातीय जो समीकरण का वोट बैंक वो दिखने लगता है, तो उसमें राजद जो है वो ज़्यादा मजबूत दिखता है, तो फिर उधर चले जाते हैं। इस बार चूँकि अब जब इस बार गए हैं तो उनके लिए अब इस बार जो है वो बैक होना मुश्किल है। मुश्किल ये है, एक तो स्वतः भी लोगों ने कहा कि ये पीएम के मटेरियल हो गए, यानी कि एक एग्जिट मिल गया है आगे जाने के लिए। तो अब जो है बैक होना इनके लिए मुश्किल होगा। देखिए आगे आने वाले दिनों में होगा क्या कि क्योंकि अब ये नीतीश जी जब पीएम के मटेरियल होंगे या पीएम की रेस में जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि यहाँ से बिहार की राजनीति से ऊपर उठेंगे। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो इनके पार्टी में दूसरे लेवल का आदमी कोई है नहीं जो है, तो एक पार्टी में बहुत बड़ा गैप होगा। इस गैप को भरने के लिए या तो कोई आदमी नीचे से ऊपर जाएगा जो सारे लोगों को सर्वमान्य नहीं होगा। नीतीश के साथ सब लोग जाते थे, लेकिन नीतीश के बाद सारे नेता जेडीयू को उनको नेता माने, ये संभव नहीं है। लिहाजा होगा क्या कि इस पार्टी में टूट तो हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन बिखराव जरूर कहेंगे। उसमें से कुछ लोग जो है वो आरजेडी की तरफ जाएंगे और कुछ लोग जो है वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जेडीयू वो बहुत जो है कमज़ोर हो जाएगी आने वाले दिनों में। जो अब ये पीएम मटेरियल बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये इसकी कहानी मैं अंत में बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूं कि जो गठबंधन है दोनों के, ये इनका प्रकृति क्या है। क्योंकि 2010 में जब गठबंधन हुए थे भाजपा और जदयू का, तो दोनों के वोट परसेंटेज जो है करीब 39% के करीब आते थे और सीटें भी बहुत आई थी, 200 से ऊपर सीटें आई थी। जब यही गठबंधन राजद से हुआ तो करीब सीटें 150 के आसपास आई और जो वोट परसेंटेज था वो भाजपा के गठबंधन से 5% वोट कम हो गया, 35% हो गया। ये दोनों बात ये बता रहा है कि जब गठबंधन भाजपा के साथ होता है तो लोग माने स्वाभाविक गठबंधन है और लोग खुल करके इस दोनों गठबंधनों की तरफ झुकते हैं लोग। लेकिन जैसे ही नीतीश अपना गठबंधन राजद से करते हैं, इसमें 5% ऐसे लोग हैं, अब इनको चिन्हित करना तो मुश्किल है, लेकिन पब्लिक की एक संख्या बहुत ज़्यादा है। जो 5% को अगर हम देखें तो एक तरफ देखा जाए तो ये 12 से 14% ये पूरी वोटरों की संख्या के बराबर होती है। जो अगर 39% को और 100% की अगर तुलना करें तो ये ज़्यादा मतलब कि एक तरफ संख्या है। जो ये 5% लोग उस गठबंधन के साथ नहीं जाते हैं। 2020 में गठबंधन जो भाजपा का हुआ था, इसमें हालांकि गठबंधन चूँकि बहुत अच्छे से नहीं चला, लिहाजा किसी तरह से 35% पहुँच गया, लेकिन ये राजद के बराबर तभी ये पहुँच गया था। अगर सब लोग लड़े होते तो ये फिर 40 से ऊपर जाता। तो स्वाभाविक गठबंधन नीतीश का हमेशा भाजपा के साथ रहता है, राजद के साथ नहीं रहता है। जो लोग जातीय समीकरणों को जोड़ करके देखते हैं कि अब वो नीतीश का पलड़ा काफ़ी भारी हो गया है, उनको अभी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी आगे और भी राजनीतिक कुछ बदलाव आएंगे, जैसे कि 2 ध्रुव हो जाएंगे। एक में आपके आरजेडी और नीतीश का पार्टी रहेगी और दूसरी तरफ
भाजपा और अन्य का होगा। अभी आगे जो है लोजपा जो है अभी चिराग पासवान का एनडीए के साथ आना होगा। पारस पासवान का जो परिवार है वो भी एनडीए के साथ आना होगा। ये लोग इनकी मजबूरी है जो है अभी हालांकि थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, अहम की लड़ाई है, परिवार में भी है और वैसे भी लेकर के है, लेकिन अंततः करता भाजपा भी चाहेंगे कि ये आपस में परिवार एक भी हो जाए और वो लोग भी चाहेंगे कि हम लोग लड़े ना। और एक तरह से देखा जाए तो भाजपा के गठबंधन में ये आएंगे। अब जो गठबंधन में जो एक साहनी जी बचते हैं, इनका अभी कोई आधार नहीं है। चुनाव के समय वक्त के समय बताएगा कि क्या करेंगे। तो दो ध्रुव बनने जा रहे हैं, एक में नीतीश राजद और दूसरे में भारतीय जनता पार्टी एलजेपी यानी कि पासवान का ये पूरा कुनबा एक साहनी का कुनबा। अगर हम इसको वोट के हिसाब से देखा जाए, जातियों के आधार पर अगर बांटा जाए तो यादव, मुसलमान और जदयू के साथ जो भी उनके कोयली कुर्मी बिरादरी रहती है, यह एक वोट बैंक बहुत मजबूत वोट बैंक है। और बीजेपी के साथ अगर देखा जाए तो सवर्णों का वोट, दलितों का वोट और अति पिछड़ों का वोट, ये जो है वो एक तरफ होगा। तो अगर कागज़ पर देखा जाए अभी तो जातियों के हिसाब से राजद का पलड़ा, नीतीश का पलड़ा निश्चित रूप से भाजपा आ रही है। लेकिन ये जो अति पिछड़े हैं जो 24%, ये सारा खेला ये चुनाव में यही बिगाड़ा है। कारण ये है कि देखिए बिहार में जितने दलित हैं उतने अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, तो इन दोनों का वोट करीब बराबर है, तो दोनों पार्टियों में करीब बराबर हो जाएगा। जितने यादवों का वोट है उतने ही सवर्ण का वोट है, ये भी वोट जो है दोनों बराबर होंगे पार्टियों में जो है। अब जो वोट बचता है वो अति पिछड़ा का और प्लस कोयली कुर्मियों का वोट मिला करके। तो कोयली कुर्मियों का वोट जो 10-12% है, तो ये तो स्वाभाविक रूप से है कि वो राजद के साथ जाएगा जो है। अब 24% जो अति पिछड़ा है, इसमें कौन कितना बाजी मार लेता है, इसमें जो भी 16 से 20% का अपना इंटर बना लेगा अगर, तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। नहीं तो आज के डेट में जातीय आधार पर तो राजद की पार्टी, नीतीश की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पे निश्चित रूप से ही भारी। अब मैं आपको बता देता हूँ नीतीश का पीएम मटेरियल होने की राज क्या है। देखिए महत्वाकांक्षा नीतीश को है, ये हम उनके मुख्यमंत्री काल को देख कर सकते हैं। कहने को तो आदमी कहता है कि 8 बार मुख्यमंत्री हुए, लेकिन अगर उसको हम समय में देखें तो ये मात्र 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक जो है, 13 साल। तो देखा जाए तो 3 टर्म भी नहीं हुआ, पूरे के पूरे अगर 5-5 साल मिला जाए। अब चूंकि मुख्यमंत्री तो ये इनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, 8 बार नहीं हुए तो 9 ही बार हो गए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री ये कब तक बने रहेंगे आखिर? अब उम्र भी हो गई है, तो लिहाजा इनको लगा कि अगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो हमें वो चीज़ हो सकता है कि केंद्र में जगह न मिले। लिहाजा इनके भी मन में एक महत्वाकांक्षा जगा कि हम केंद्र की राजनीति करें और अपने को अपने लोगों द्वारा पीएम का मटेरियल इन्होंने बनाया है। अभी कोई विपक्ष इनको पीएम नहीं मानता, लेकिन इनका अभी जो मेरा विचार है वो ये कि ये किसी तरह से ये चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर के हम केंद्र की राजनीति करें। ये मैं अपना जैसे बताता हूँ। और पीएम की वैकेंसी अभी खाली नहीं है। अभी मोदी के पैरेलल में अभी कोई नेता उस तरह से नहीं है। और आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों में भी, वो वहाँ भी बीजेपी कोई बहुत सीट लूज नहीं करने वाली है। जैसे कि अभी ललन सिंह बोलते हैं कि हम 40 घटा देंगे जो है, उतने में औकात में आ जाएगी। हमें तो लगता है कि जनता दल यू बिहार में 15 सीट पर चुनाव भी नहीं लड़ पाएगी। तो जो पार्टी 15 सीट पर चुनाव भी नहीं लड़ पाए जो है, उसके किसी तरह से 15 लड़ जाए तो 12 एमपी चुनाव जीतेंगे। तो 12 एमपी वाला क्या वो विपक्ष में और कोई नहीं है? ममता नहीं है, कि शरद पवार नहीं है, कि रेड्डी नहीं है, कौन नहीं है? बहुत लोग हैं जो है।
तो ये पीएम मटेरियल वाला जो ये जो हो वाला है ये बेकार का है। असली खेला वो ये है कि जिस तरह से यशवंत सिन्हा का जो ये रोल हुआ है, ये आने वाले दिनों की यशवंत सिन्हा बनेंगे। और इनका ये सोचना है कि 2027 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसके लिए ये पूरा अपना पीछे का ये खाका चुनाव लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि जिस तरह से इस बार अगर देखा जाए तो कुल जब तक ये मुर्मू जी चुनाव नहीं जीती थी तो वोट के हिसाब से विपक्ष के पास वोट जो है वो सत्ता पक्ष से ज़्यादा था। करीब 14,000 वोट राष्ट्रपति में जो होने चाहिए वो 14,000 वोट के करीब ज़्यादा था, लेकिन फिर भी विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया। ये चाह रहे हैं किसी तरह से अगला जो चुनाव हो और उसमें एक दो स्टेट में अगर सरकार जो है वो विपक्ष की बन जाती है तो एक गणित कर करके और इनको सार्वमान इनको नेता लोग मान करके और राष्ट्रपति के पद पर जो है इनको पहुंचा दें। ये 2027 का ये नीतीश जी का एक अंदरूनी महत्वाकांक्षा है, वो वहां जाना चाहते हैं, ये पीएम वगैरह नहीं बनना चाहते हैं। तो मेरा मित्रों ये मेरा एनालिसिस है और आगे भी कुछ अगर लगेगा हमें कि रोचक चीज़ें हैं बिहार से संबंधित